हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। माय नेम सुदर्शन मिश्रा एंड वेलकम टू अवलोकन आईएएस। आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में आगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो पढ़ते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक मौलिक मानव अधिकार है जो व्यक्तियों को अलग अलग तरह के शोषण से बचाने का काम करता है। इस अधिकार का असल मकसद है कि हर व्यक्ति की डिग्निटी, फ्रीडम और वेलबींग को सुरक्षित रखना, खासकर उन लोगों का जो समाज में कमजोर हिस्से से आते हैं, ताकि उन्हें जबरदस्ती, अब्यूज या इंसानियत विरोध का व्यवहार न उनके साथ किया सके। ठीक है। वही लिखा हुआ है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट दैट एम्स टू प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। Essence of this right lies in safeguarding dignity, freedom, and well-being of every individual, particularly vulnerable section of society, by ensuring that they are not subjected to coercion, abuse, or dehumanization. This right is enshrined in Article 23 and 24 of Indian Constitution, यानी right against exploitation Article 23 और 24 में दिया हुआ है। ठीक है। तो अब आर्टिकल 23 की तरफ मूव करते हैं। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। ये प्रोविजन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर जैसे प्रैक्टिसेस को स्ट्रिक्टली बैन करता है। जैसे बॉन्डेड लेबर हुआ, बेगार हुआ। बेगार का मतलब वो भीख मांगने वाले बेगार नहीं, वो भी अलाउड नहीं है, लेकिन ये यहाँ, लेकिन उसका आर्टिकल 23 से कोई लेना देना नहीं है। बेगार का मतलब होता है कि बिना पेमेंट के लोगों से काम करवा लेना। ये जो प्रैक्टिस था वो प्रेवलेंट था जमींदारी सिस्टम के दौरान। उस समय जो टेनेंट फार्मर्स, उनसे जबरदस्ती फ्री में काम करवाया जाता था। तो उसी को बेगार कहते हैं। ठीक है। और तो ये भी एक तरह का फोर्स लेबर ही है। तो अब आगे मूव करते हैं कि अगर इस प्रोविजन का वॉयलेशन कोई करता है, यानी आर्टिकल 23 का कोई वॉयलेशन करता है, तो उसका उस पे कानूनी तौर पे एक्शन लिया जा सकता है और उसको दंड दिया जा सकता है। ठीक है। और ये राइट्स सिटीजन और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है। एक मैं टू डू दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग एक काम करो, जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे आप तो दो चीजों के नोट जरूर बना लेना। सबसे पहला, कि कौन से राइट्स सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं और कौन से राइट्स सभी के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है। ये एक शॉर्ट नोट में बना के रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। चाहे स्टेट पीसी से पूछा जाए या यूपीएससी में पूछा जाए, पर पूछा जा सकता है। तो इसका एक नोट बना के रख लेना। और दूसरा जो टू डू है वो अभी आगे बताऊंगा मैं। तो अब ट्रैफिकिंग देखो, इसको मैं पढ़ देता हूँ। प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स इन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर सच एज बेगार, बॉन्डेड लेबर, etc. Any violation of this provision shall be an offense punishable by law. This right is available to both citizens and non-citizens. It protects the individuals not only against the action of state but also against the action of private persons। यानी इसमें अगर आपको कोई प्राइवेट पर्सन भी, मतलब स्टेट के अलावा, नॉर्मली फंडामेंटल राइट्स जो है इंडिविजुअल के राइट्स हैं स्टेट के अगेंस्ट, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए के अगेंस्ट भी अवेलेबल। जैसे ये आर्टिकल 23 हुआ, ये भी आपको प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट मिला हुआ है। फिर आर्टिकल 17 हुआ, राइट टू वो अनटचेबिलिटी वाला, तो वो भी आपको अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिला हुआ है। तो दूसरा आपका टू डू यही है कि ये राइट्स के और ये फंडामेंटल राइट्स के नोट्स बनाना जो स्टेट के अगेंस्ट हैं और जो स्टेट और प्राइवेट पर्सन्स के एट्रोसिटीज के अगेंस्ट भी आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मिले हुए हैं। ठीक है। तो ये दो टू डू आपका है, ये दो होमवर्क समझो इसको एक तरह से, दोनों होमवर्क आपको करना है। ठीक है। और कर लेना तो कमेंट्स में आके बताना मुझे। और आर्टिकल 23 का एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि स्टेट कुछ पब्लिक पर्पसेस के लिए कंपलसरी सर्विस इम्पोज कर सकता है, जैसे मिलिट्री सर्विस हुआ, सोशल सर्विस हुआ। लेकिन ऐसे केसेस में स्टेट रिलीजन, रेस, कास्ट या क्लास के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अच्छा, ये और दूसरी चीज ये कि स्टेट जब ये कंपलसरी सर्विस आपके ऊपर इम्पोज करेगा तो इट इज नॉट बाउंड टू पे टू एन इंडिविजुअल फॉर दैट। ठीक है।
बाउंडेशन नहीं है स्टेट के पास, वो पेमेंट कर दे सही ठीक है, पर इन केस अगर पेमेंट नहीं करता है तो यू कैन नॉट गो टू कोर्ट फॉर इट। ठीक है, तो ये हुआ अपना आर्टिकल 23 कवर हो गया। आर्टिकल 24 पे चलते हैं। 23 में ये एक्सेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक्सेप्शन याद रखना आप। बाकी 23 से उतना सवाल नहीं पूछने का चांसेस है, 23 में बस एक्सेप्शन ध्यान पे रखना आप। ठीक है, अब वो दोनों टू डू याद रख लेना, वो दोनों टू डू कर लेना, जरूरी है वो। फिर आगे मूव करते हैं हम आर्टिकल 24 पे। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, ये प्रोविजन कहता है कि 14 साल से छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज, माइंस या किसी भी हैजार्डस काम में एम्प्लॉय करना मना है। ठीक है, लेकिन हार्मलेस या नॉन हैजार्डस एक्टिविटीज में उनका एम्प्लॉयमेंट अलाउड है। इसीलिए जो एक्टर्स होते हैं फिल्म के, चाइल्ड आर्टिस्ट, वो एक्टिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन वही आप क्या कहते हैं, किसी मिल वगैरह में बच्चों का एम्प्लॉयमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट देना या उनको एम्प्लॉयमेंट पे रखना, ये सब गैर कानूनी है। ठीक है, पार्लियामेंट ने इस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई लॉज भी बनाए हुए हैं। इनके बारे में मेंस के लिए जब आप पढ़ोगे तो बता दिया जाएगा, फिलहाल फ्री के लिए इसका कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं। पर मैं कुछ लॉज के नाम बता देता हूँ, ये ध्यान पे रखना। जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 का, फिर 2016 में भी एक चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन के लिए एक लॉ बना हुआ था। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है 1938, फैक्ट्रीज एक्ट, फिर माइंस एक्ट, फिर मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, फिर बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966। ये आपको सब लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। इसका प्रीलिम्स में उतना खास इंपॉर्टेंस है नहीं, बट फिर भी एक बार पढ़ लेना, क्या पता पूछ ले। ठीक है, और कुछ और इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के इस रिगार्ड्स में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट करने के लिए, जैसे क्रिएशन ऑफ चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन फंड हुआ। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर। ठीक है, चिल्ड्रंस कोर्ट जो है हैव एस्टैब्लिश फॉर स्पीडी ट्रायल। फिर पॉक्सो है। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के इस डायरेक्शन में। ठीक है, चाइल्ड लेबर को और चाइल्ड विक्टिम, चाइल्ड एट्रोसिटीज को रोकने के लिए। ठीक, अगला जो राइट है अपना, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में कवर्ड है। ठीक है, इसमें भारतीय संविधान के इन प्रोविजंस के जरिए हर व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये प्रोविजंस इंडियन सेक्युलरिज्म को इंश्योर करते हैं, जहां स्टेट हर धर्म के प्रति न्यूट्रल रहेगा और सब धर्मों को बराबर महत्व देगा। ठीक है ना, सेक्युलरिज्म का भी डिटेल समझा दिया गया था आपको उसमें प्रियम्बल के लेक्चर में, और तो वो एक बार देख लेना। और दूसरा सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म दो तरह के उसमें बताए गए थे, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट। तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म जो है, उसके बारे में आप जरा डिटेल में बताना मुझे कमेंट्स में, और एक कंट्री का एग्जांपल भी देना जहाँ पे ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो अब मूव करते हैं आर्टिकल 25 की तरफ। आर्टिकल 25 यानी फ्रीडम, कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये आर्टिकल कहता है कि हर व्यक्ति को अपने विचार की आजादी, अपने धर्म को ओपनली मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है, इसका मतलब है सबसे पहला फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या कहता है, व्यक्ति को अपने हिसाब से अपने विचार को डिफाइन करने की पूरी आजादी है। राइट टू प्रोफेस, ये क्या कहता है, अपने धार्मिक बिलीफ को, फेथ को खुलकर और फ्रीली डिक्लेयर करने का पूरा अधिकार है। राइट टू प्रैक्टिस, ये क्या कहता है, अपने धर्म के अनुसार पूजा, रिचुअल्स और सेरेमनी बिलीफ का पालन करने का पूरा अधिकार है। और राइट टू प्रोपागेट, अपने धार्मिक बिलीफ्स को दूसरों तक पहुंचाने और उनका प्रचार करने का भी पूरा अधिकार है, लेकिन इसमें किसी और को जबरदस्ती या धोखे से अपने धर्म में कन्वर्ट करने का अधिकार शामिल नहीं है, राइट टू प्रोपागेट में। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट राइट पे, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये प्रोविजन रिलीजियस ग्रुप्स या कम्युनिटीज को ये राइट देता है। सबसे पहला क्या राइट देता है कि अपने धार्मिक और चैरिटेबल कार्यों के लिए संस्थाएं बनाने और उसको मेंटेन करने का अधिकार, राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। दूसरा, धार्मिक मामलों को अपने हिसाब से मैनेज करने का अधिकार, राइट टू मैनेज इट्स अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। तीसरा है अपने मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी रखने और एक्वायर करने का अधिकार। और चौथा है इन प्रॉपर्टीज को लॉ के अनुसार एडमिनिस्टर करने का अधिकार। ध्यान रखना, लॉ के अनुसार, अपनी मनमर्जी से नहीं। फिर आता है अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 27। ये फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन है। ये प्रोविजन कहता है कि किसी की स्टेट्स किसी स्पेसिफिक धर्म या रिलीजियस ग्रुप के प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लगा सकता।
जैसे मुगल के टाइम में जिजिया का प्रोविजन था, वो जिजिया भी एक तरह का टैक्स हुआ करता था, वैसे ही, पर उस तरह का अब ऐसा कोई टैक्सेशन नहीं है। तो वही आर्टिकल 27 ये इंश्योर करता है कि किसी स्पेसिफिक धर्म या रिलीजियस ग्रुप के प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लगे। और इसका मकसद सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना है और प्रोटेक्ट भी करना है, ताकि स्टेट रिलीजन के मामलों में न्यूट्रल रह सके। ठीक है। आर्टिकल 28 मूव करते हैं। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ये आर्टिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के रूल्स के बारे में प्रोविजन बनाता है। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशन फुल्ली मेंटेन्ड बाय स्टेट। अगर फुल्ली मेंटेन्ड बाय स्टेट है तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही मना है वहाँ पे। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट द्वारा एडमिनिस्टर्ड है लेकिन स्टैब्लिश किसी एंडाउमेंट या ट्रस्ट के अंडर में है तो वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है। ठीक है। और और कोई इंस्टीट्यूशन अगर स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और स्टेट उसे ना एडमिनिस्टर कर रहा है ना मेंटेन कर रहा है, तो वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तब भी अलाउड है, लेकिन वो वॉलेंट्री और व्यक्ति की कंसेंट से दिया जाए। ठीक है। और उसके फिर चौथा जो है इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट। अगर स्टेट से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है तो वहाँ भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है, लेकिन वो भी वॉलेंट्री हो और व्यक्ति की कंसेंट से हो। इसके साथ ही अपना ये खत्म होता है। ठीक है। ये पार्ट भी खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 29, 30 और 32 देखेंगे। आर्टिकल 31, 33, 34 और 35 एक साथ कवर करवा दिया जाएगा बाद में। बाद में नहीं, मतलब उस लेक्चर के बाद, ये 32 के वाले लेक्चर के बाद उसके सवाल कमी बनते हैं तो उसको लास्ट में देखेंगे। और अब इसके बाद आप लोग क्या करना है, लक्ष्मीकांत उठाना है और अभी जो मैंने टू डू दिया है उसको करना है। ठीक है। इससे और जितना भी मैंने पढ़ा है अभी तक वो भी पढ़ लेना है, क्योंकि इससे ज्यादा सही तरीके से समझ में आएगा। इनकेस आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आगे कमेंट में पूछ लेना। और अगर छोटा सा हुआ तो वहीं बता दूंगा, और अगर कुछ बड़ा हुआ तो या फिर लगा मुझे कि नहीं इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि और क्लैरिटी हो, तो उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है। और हाँ, एक और चीज आप सबको, आज पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा जानो, पढ़ो। पराक्रम दिवस क्यों ही इसको मनाया जाता है पराक्रम दिवस के तौर पे 23 जनवरी को, आज ऐसा क्या हुआ था। ठीक है। हैप्पी स्टडिंग। जय हिंद।